नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट मगध पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगती है, ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे चल के अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो जो चीज़ आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सीखने को मिलेगी ये बहुत काम आने वाली है। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डेसिमल्स नंबर होते हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर रहे हैं हम पहले का, क्योंकि उसकी वजह से ही आप समझ पाएंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, तो देखिए जो डेसिमल नंबर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? वो सारे नंबर्स जो पॉइंट वाले होते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे नंबर लिखते हैं यहाँ पे। पॉइंट वाले नंबर्स जितने भी होते हैं डेसिमल नंबर्स, ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से? मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो याद करिए। पहला कौन सा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग हो गया पहले वाले, क्लियर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए, डेसिमल का डी नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाइए आप। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ये वो होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, क्लियर है। हाँ, अब देखिए, जो आपको टर्मिनेटिंग होता है वो तो स्पेसिफिक एक ही टाइप के होते हैं, मैं बता चुका था इसका भी एग्जांपल। जो नॉन टर्मिनेट होते हैं, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? पहला वो होता है जिसके अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ आती हैं, दूसरे वाले में नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ आती हैं। तो उसको आप बोलते हैं रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, क्लियर हो गया। और ये नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, क्लियर हो गया। हाँ, अब समझने की बात क्या है, यही नंबर आपके इरेशनल कहलाते हैं क्योंकि आप इन्हें रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं यही आपके इरेशनल कहलाते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये कौन से होते हैं आपके? इरेशनल, ठीक है। याद आया? कुछ रिवाइज हो गया थोड़ी सा, ठीक है। ये होते हैं इरेशनल नंबर्स आपके। और ये कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते थे? रिवाइज करिए फटाफट। हम रेशनल नंबर्स को लिखते थे P/Q की फॉर्म में, यही था। जहाँ पे जो डिनोमिनेटर यानी कि जो Q की वैल्यू होती थी वो क्या, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती थी। इतना क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? अब समझिए क्या है, जो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, आपको यहाँ पे यही बताने कि कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है। पर इसके लिए आपको उनको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। आपको छोटी सी ट्रिक है वो समझनी है, ठीक है। वो ट्रिक वैसे सारे नंबर्स पे इम्प्लीकेबल नहीं है, पर उन नंबर्स पे जरूर इम्प्लीकेबल है जहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 आता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों सेट में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है, क्लियर है। इवन आप उसका आंसर भी बता सकते हैं। मैं इसके लिए भी पहले वीडियो बना चुका हूँ कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ कैन यू टेल द आंसर, ठीक है, या फिर 5 सेकंड के अंदर आप किस तरह से आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे आपको यही चीज़ समझनी है। इसके लिए हम पेज चेंज करते हैं, फिर नए पेज से आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं बताइए? डेसिमल नंबर्स आपके तब बनते हैं जब आप किसी पी को किसी क्यू से डिवाइड करते हैं, ये तो होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले किसी नंबर को आपने नीचे वाले किसी नंबर से डिवाइड किया होगा, तभी तो उसमें पॉइंट आया होगा, और नीचे वाली वैल्यू ऑब्वियसली बात है वहाँ पे 0 नहीं रही होगी, ठीक है। तो इसी वाले सेक्शन को अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहला था टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, दूसरा कौन से थे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यही तो थे, इसके दो सेक्शंस थे। अब यहाँ पे ये चीज़ों को हम थोड़ी टेक्निकली समझेंगे। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे वैसे सिंपली थियोरेटिकली, पर यहाँ पे थोड़ी इसके इम्प्लीकेशन समझेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं ये चीज़ें। देखिए, जो हम इधर वाली थ्योरम पढ़ेंगे, आपकी में दो थ्योरम्स लिखी हैं चैप्टर 1.4 में। जो पहली थ्योरम है, थ्योरम आपकी 1.6 वाली, वो इस वाले सेक्शन में आएगी, और जो आपकी थ्योरम है थ्योरम 1.7 वो आपकी इस साइड वाले नॉन टर्मिनेटिंग वाले सेक्शन में आएगी। तो पहले 1.6 वाली समझते हैं, फिर हम नॉन मतलब ये 1.7 वाली समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, और Q की वैल्यू 0 ना हो, Q की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो, मतलब कुछ भी हो नीचे डिनोमिनेटर में। तो अगर जो नीचे वाली वैल्यू है, यानी कि जो Q की वैल्यू है दोस्तों, अगर यहाँ पे Q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m में होती है, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। और दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग होता है, शॉर्ट में लिखा था, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो n और m की वैल्यूज है वो कौन सी होती हैं? हेयर n एंड m आर
आप इसे पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए या फिर होल नंबर कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेके आगे तक के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स मान लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि आप जितने भी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे एन और एम की वो सिर्फ पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में कभी भी नहीं लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 10, ठीक है, और हम उसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम उसे डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ एक नंबर यानी कि सिर्फ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने इसे 2 से डिवाइड किया। अब आप बताइए नंबर पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, पूरा कट जाएगा, क्लियर है, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर कोई नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और नीचे उसमें चीज़ें 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में लिखी हैं तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा यानी कि कट जाएगा आराम से। अब देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 2 और 5 दोनों था, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो कैसे सॉल्व हो गया, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 10 लिखा है दोस्तों, मैंने इसे 2 से तो डिवाइड किया है, पर ध्यान से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 भी तो होगा, हमेशा कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई बाय 1 तो होता ही है, आप उसे लिखें चाहे ना लिखें, 1 तो हर जगह होता ही है। आप डिनोमिनेटर में भी देख लीजिए 2/1 लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिखा हुआ है। तो जो मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, जो 10/2 है, मैं इसे अगर यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दूँ तो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0, ये तो हो गया। यानी कि जो n और m ये दोनों वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे n और m दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ गई, 2 और 5 दोनों यहाँ पे प्रेजेंट थे, आपको दिखाई सिर्फ 2 दे रहा था, ठीक है। तो हमारा जो नंबर था वो एक्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जहाँ पे q है वो 2n या 5m की पावर में एक साथ हो, यानी कि 2n 5m ऐसे हो, या फिर सिर्फ 2n हो या फिर सिर्फ 5m हो, तभी भी वो नंबर डिविजिबल होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, क्लियर है। अब इसका एक और एग्जांपल समझ लीजिए आप, अगर मैं यही एग्जांपल यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख के देख लूँ, मैंने 10 लिया, मैं इसको सिर्फ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो 10 है ये डिविजिबल होगा, हाँ डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 नहीं था दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 0 भी थी, जैसे मल्टीप्लाई बाय 1 में, ठीक है। अब जो 10 था सॉल्व हो गया, तो हमने इसे क्या किया, सिंपली सॉल्व करके अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो n की वैल्यू थी 5 की पावर n वो कितनी हो गई, वो हो गई 1, और 2 की पावर m वाली कितनी हो गई, 0, ठीक है। आप n और m अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आप इधर ही m इधर ही n माने, ठीक है। आप इसे n इसे m इसे m मतलब आप अलग अलग वैल्यूज या सिमिलर वैल्यूज भी मान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर्स तो होते हैं दोस्तों, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होते हैं, यहाँ के जो नंबर होता है वो एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है, ये या तो रिपीटिव में चला जाएगा यानी कि 1.7777 ऐसी कोई वैल्यूज आएगी, या फिर ये नॉन रिपीटिव में चला जाएगा 1.769476, मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यूज आती रहेंगी, आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसको बार लगा के उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत बेहतरीन सा है, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, 3 × 9 हो गया, 1 बचा, आपने पॉइंट लगाया, 1 के आगे 0 हो गया, वापस से 10 डिवाइड बाई 3 हो गया, यानी कि आप इसे फिर से 3 × 9 करेंगे, फिर से पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ेगा, तो ये 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसे क्या करते हैं, आप इसे 3.3 का बार यही तो लिख देते हैं, यही लिखते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिव है, आप जितनी बार भी सॉल्व करते रहें, आप करते रहें, आप मतलब आज से 100 साल बाद 1000 साल बाद भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आने वाला है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिव वाला था। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू है, देखिए जो Q की वैल्यू है वो 2n और 5m की फॉर्म में नहीं है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कहीं 2 आया या 5 आया क्या, नहीं आया ना। अब आप देखिए ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो ये नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 0 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आपकी बात है। पर ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ 2 या 5 की वैल्यूज ही होनी चाहिए, इनके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे उनके अलावा 3 भी तो आया है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 मान भी लीजिए तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0, पर ये 3 कहाँ से मैनेज करेंगे आप, इसको तो मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 सिर्फ 5 या फिर 2 और 5 यही दोनों हो सकते हैं अपने साथ सेट में, इनके अलावा कोई भी नंबर अगर होगा तो जो नंबर होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब चाहे वो रिपीटिव हो चाहे नॉन रिपीटिव हो, पर वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। एक एग्जांपल ये था। अब दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, तो रिपीटिव वाला एग्जांपल था, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें नॉन रिपीटिव वाला, मान लीजिए हमें 10 को डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करता है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे 7 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया, 8 9 10 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा 20 हो गया, अब 7 2 जा 14 हो गया, 14 के बाद 6 बचा, 7 8 जा 56, आंसर आता जा रहा है। वापस से कितना भी सॉल्व करते रहेंगे वैल्यूज वेरी करती रह रही है, फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। देखिए तो ये वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे भी जो Q की वैल्यू है वो 2n और 5m की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्लियर है, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई।
अब समझिए ध्यान से, जो आपका थ्योरम 1.6 था वो यही कहता है कि अगर कोई नंबर क्यू मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्यू की वैल्यू वहाँ पे 0 तो नहीं है, लेकिन जो क्यू की वैल्यू वो क्या है, वो या तो 2n 5m की फॉर्म में हो, मतलब क्या सिर्फ यही फॉर्म है और कोई फॉर्म नहीं है, मतलब इसी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू की वैल्यू वहाँ पे 0 नहीं है, और जो क्यू की वैल्यू है वहाँ पे असल में वो 2 और 5 के फॉर्म में ही है, यानी कि 2 की समथिंग वैल्यू आ रही है, 5 की समथिंग वैल्यू आ रही है। अब आप सोचेंगे क्या वैल्यू है, जैसे मान लीजिए अगर 8 लिखा होता है, यहाँ पे मैंने 5 डिवाइड बाई 8 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है डिवाइड बाई 2 की पावर 3 है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब ही तो 8 होता है। 2 की मल्टीप्लाई, इसका मतलब देखिए यही तो हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो कोई भी नंबर जहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो 2n और 5m की फॉर्म में है, तो वो नंबर डिविजिबल होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। यही है थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.7 ये है, कोई भी नंबर है जहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में नहीं है, मतलब 2n 5m के फॉर्मेट में नहीं है, तो जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, अब वो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बिना असल में सॉल्व किए, बिना आप प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म किए, बिना डिवीजन परफॉर्म किए आप सीधे आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको सीधे आंसर बताना है बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए, ठीक है। चलिए पेज चेंज कर लें, फिर आगे सीखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम चेक करने वाले हैं इन दोनों क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू चेक वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, यानी कि आपके बुक में या फिर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया होता है, आपको चेक करके बताना होता है कि जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, टू सॉल्व डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो, यानी कि रेशियो में लिखा हो, आपको उसके अंदर बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए ये बताना होता है कि उसका असल में आंसर क्या आने वाला है। डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा, यानी कि पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा फाइनल, वो क्या आएगा, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं जिनका टर्मिनेटिंग हो, जो नंबर्स टर्मिनेटिंग हो। जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे आप उनके लिए ये नंबर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए हमने लिया 3, अब हम 3 को डिवाइड करने वाले हैं 8 से, ठीक है। आपको कभी ये मोस्टली आपको जो ट्रिक होती है वहाँ पे बहुत इम्प्लीकेबल होती है, जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। छोटे में तो मतलब नॉर्मली आप फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है हम समझ नहीं पाते कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अब आप सोचेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है। आपको क्या करना है, बस जो डिनोमिनेटर हो, ठीक है, स्टेप 1 क्या आपको सबसे पहले देखना है, जो क्यू की वैल्यू है उसमें क्या करना है आपको, उसका जो उसके फैक्टर्स है वो निकाल देने हैं। तो आप कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, आप 8 लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 3, तो हम इसे, मैं आपको देखिए स्टेप वाइज स्टेप करके दिखा रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 3 लिखा, डिवाइड बाई हमने क्या लिखा, 8 की वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर 3, क्लियर है। 2 की पावर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो 5 के मल्टीपल्स में होगा, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर n में होगा, m में होगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 5 की पावर आप यहाँ पे 0 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, ठीक है, ये लाइन आपने की। Therefore 3/8 is a terminating नंबर या फिर रेशनल नंबर, कोई भी मान सकते हैं आप। तो पहला वाला क्वेश्चन जहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड करना था, वो वाला सेक्शन ये था आपका, क्लियर हो गया, इतनी चीज सॉल्व हो गई, ठीक है। अब आपको अगर ये बोला जाए कि आप ये बताइए कि बिना आपको डिवीजन परफॉर्म किए, बिना आपको डिवाइड किए, बिना काटे पीटे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आप कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको पहला वाला पार्ट करके दिखाया, ठीक है। आप सेकंड वाले हिस्से को समझिएगा, इस वाले हिस्से को। यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ 3/8 लिखा हुआ है, आपको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि ऊपर 3 होगा अपने न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 की पावर 3। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको इजीएस्ट वे में सॉल्व करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इधर 5 भी चाहिए 5 की पावर 3 में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू जितनी है उतनी वैल्यू 5 की हो जाए, तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है समझिएगा, एक मिनट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ पहले इधर, फिर हम उधर समझेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए 8 है हमारे पास, ठीक है। आपको उसको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो क्या आप इसे काटेंगे या फिर सीधे ये लिख देंगे, जिसको समझ में आई बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आई आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत कंसंट्रेशन से समझिए। हमें बहुत छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है कि जितने जीरोज डिनोमिनेटर में हो राइट साइड से उतनी वैल्यूज छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। आप इसे क्यों फालतू में काट के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पहले 4 से काटेंगे, ठीक है, फिर मतलब पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ऐसे करके सॉल्व करते आप चलेंगे, तो आपका आंसर 3-4 स्टेप में आएगा। हमें सीधे पता है कि एक जीरो है तो राइट साइड से एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, सीधे आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है।
तो ये जो 10 है ये असल में क्या लिखा हुआ है बताइए, यही तो लिखा हुआ पता है, 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। बताइए ये करना आसान है अलग अलग डिवीजन, या फिर ये करना आसान है? मेरे ख्याल से 10 करना आसान है। तो इसीलिए आपको किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना हो, ठीक है, तो जितनी भी 2 की पावर हो, ठीक है, आप उतने ही मल्टीप्लाई में यहाँ पे 5 की पावर लिख दीजिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो 5 था नहीं, हमने कैसे लिख दिया? तो देखिए आपको नीचे और ऊपर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देना है उतनी ही पावर में। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला जो हिस्सा है ये एक दूसरे को मैनेज कर देगा ना, बैलेंस कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इक्वेशन पे, आपकी जो इक्वेशन थी वही रहेगी, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 5 25, 25 5 125, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 125, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये कितना होगा नीचे करके दिखाता हूँ, फिर वहाँ पे सीधे आंसर लिखूंगा। देखिए यहाँ पे एक पेयर ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का दूसरा पेयर, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का तीसरा पेयर, 3 पेयर बनेंगे। देखिए 3 बार 2 आ गया, 3 बार आया 2, अब 3 टाइम्स 5 भी आया है, ठीक है। तो जितनी बार 2 आया उतनी बार 5 आया, और ये दोनों मिलके 10 बनाते हैं, ये दोनों मिलके 10 बनाते हैं, ये दोनों मिलके 10 बनाते हैं। तो 3 10 है, मतलब 3 जीरोज आएंगे। तो क्या मैं 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 दोनों को यहाँ पे 1000 सीधे लिख सकता हूँ? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 ही होगा, यही होगा नहीं होगा? ये तो होगा, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है अब सीधे। तो आप क्या करिए 125 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 125 3 से कितना होता है? तो आपका 2 सा तो हो जाएगा 250 और 3 सा होगा 375, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 375। अब देखिए नीचे कितने जीरोस थे? 3 थे। तो राइट साइड से काउंट करना शुरू करिए, 1s 10s 100, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब आपका यही आंसर है, आपको इसमें कैलकुलेशन करने की, कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने देखिए कोई यहाँ पे डिवीजन नहीं परफॉर्म किया, हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया और बहुत जल्दी से हमारा आंसर आ गया। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर आप 5 से 7 8 9 10 डिजिट तक का कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा है, प्रैक्टिकल है ये, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे और वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे हम तैयारी करते हैं एसएससी की, बैंकिंग की और बाकी सब चीज़ों की। तो वहाँ पे 5-5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। आपको उतने टाइम में एलसीएम निकाल के सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, मैं चाहूँगा कि अब इसे ध्यान से समझें। जिसको समझ में नहीं आया इस बार में, आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था 2 की पावर 3 में, ठीक है। मान लीजिए अगर यही चीज़ हमें सॉल्व करनी थी 5 की पावर में, ठीक है, और हम इस नंबर को बढ़ा देते हैं, हम इसे 13 बना देते हैं और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक का वैसे एग्जाम्पल था, उसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा हमें। हाँ तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपको 13 को डिवाइड करना है 125 से, और इसमें दोनों ही सेक्शन सॉल्व करते हैं। आपको पहले बताना है टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। सेकंड सेक्शन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें बताना होगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं 125 के। 125 का फैक्टर हमें पता है 5 की पावर 3 होती है, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने 125 लिखा है, ठीक है, हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5, क्लियर है। तो 5 की पावर 3 आ गई। अब देखिए तो क्या हो गया 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो देखिए पता चल गया। अब 5 की पावर आ गई 3 में, तो मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0, तो 5 और 2 दोनों आ गए, तो नंबर क्या हो गया? सिंस 13 अपॉन 125 इज इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि जो चीज़ है वो P अपॉन Q के फॉर्म में है, एंड हियर Q इज इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m इसी फॉर्मेट में है। देयरफॉर 13 अपॉन 125 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर सबको? बहुत आसान सा था, ठीक है। आपको मैंने इतने अच्छे से एग्जांपल समझा दिया, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बल्कि मैं यही रिकमेंड करूंगा पहली बार खुद से सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्यूशंस देखने हो, मैच करने हो, प्रोसीजर्स देखने हो, उसके बाद आप फिर मेरा वाला देखें, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे अपनी, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया यहाँ पे टर्मिनेटिंग वाला, कि हमने चेक किया कि टर्मिनेटिंग है नहीं है। अब आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये बताएंगे कि ये जो नंबर है ये इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए वो वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, 13 लिखा हमने, नीचे वाला हिस्सा कितना आया था 5 की पावर 3। तो अभी हमने देखा था जितना 2 की वैल्यू या 5 की वैल्यू हो, दोनों का पेयर बराबर करना होता है, दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो हम इसी के बराबर 2 की पावर भी बना देंगे, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 की जितनी पावर थी हमने उतनी पावर 5 की बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो आप 2 को पावर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 3 बनाएंगे। अपने नीचे लिखा है तो आपको ऊपर भी बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, 2 की पावर भी 3 कर दी। अब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, मैनेज कर देंगे, तो जितना क्वेश्चन था आपका जो रेशियो था वही रहेगा, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 125 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 125 8 जा होता है 1000, तो हो जाएगा नीचे 1000, क्लियर है। अब 13 8 जा होता है 13 जा 104, ठीक है।
तो 13 8 हो गया 104 और 3 जीरोस थे तो 1 2 3 हमने राइट साइड से 3 डिजिट गिनी, पॉइंट लगाया, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है? 2 लाइन में आपने इतना, मतलब नॉर्मली अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से कट करके के बाद सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर हमने सिर्फ 2 लाइन में आंसर निकाल दिया। ठीक है, अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाते तो आप यहीं पे कर सकते हैं। 13 8 जा जितना आंसर आएगा 104 लिख दिया आपने। अब आपने देखा यहाँ पे 3 जीरोज आ रहे हैं तो आप सीधे इसके बाद ये आंसर लिख सकते हैं, आपको इस वाले स्टेप की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मज़ा आया? चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 7 है, आपको उसको 80 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 80 का निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स। चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया 240, ठीक है, 220, 210, फिर 2 5 जा और फिर 5 1 जा 5, तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। ठीक है, ये तो दिख रहा है हमें 2 की पावर n 5 की पावर m में है, ऊपर है 7। पर अब समझने की बात क्या है तो 5 की पावर m, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए तभी तो कटेंगे। यहाँ पे देखिए 5 एक ही है, जबकि यहाँ पे 2 कितने हैं? 4 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 कम है ना, तो हम यहाँ पे 5 की पावर 3 कर देंगे। अब ये पावर 3 और ये 1 मिलके 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, था तो नहीं यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसे हटा दूँ तो जो क्वेश्चन था वही है, दोनों को साथ में लिख दिया, ये दोनों मिलके 2 की पावर 4 5 की पावर 4 कंप्लीट हो गए, साथ ही इनका रेशियो भी मैनेज हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि 2 की पावर n 5 की पावर m में हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, उसके लिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन हम 2 बार लगा चुके हैं। यहाँ हम सीधे आंसर निकालेंगे कि आंसर हमारा आंसर आ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई, अब 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 हो गया ये। ठीक है, आप इसे डिवाइड करने वाले हैं 2 की पावर 4 5 की पावर 4, तो जितनी पावर होती है उतनी जीरोज लगते हैं। 1 1 2 3 4, 4 जीरोज लग गए। क्लियर है? हाँ, क्योंकि 4 टाइम्स 10 आया ना, तो 4 जीरोज लग गए, हमें इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका फोर्जा होता है 500, ठीक है, 4 5 6 7, और 3 होता है 375 के आसपास। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 5 6 7 8 875, 875 डिवाइड बाई 1000। क्लियर है? तो आपका आंसर आएगा 0. ये 4 जीरो है ना, ठीक है, एक जीरो लगेगा 875। मैंने इस साइड से क्यों लिखा? देखिए 1 2 3 डिजिट ये, और फिर जो चौथा जीरो था आपको इसको भी तो बैलेंस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक जीरो लगाया। जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 डिजिट के बाद लगाना है। अब आप इधर लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इधर ही लगाते हैं। छोटी क्लास में सीखा होगा आपने, पॉइंट लगाया, आंसर ला दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।